लेक्चर पार्ट 7 आज आप लोग को जो पिछले 2 लेक्चर में बताया गया था कि सिविल कोर्ट की शक्तियां क्या है और उसका कार्यान्वयन कैसे होगा, उसी के संदर्भ में ये आज का लेक्चर है। जो शक्ति है उसके ऊपर कहाँ कहाँ अवरोध भी पैदा किया गया है सीपीसी के अंदर, जिसको कि आप चेक एंड बैलेंस कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्बिट्री पावर है और जो मन में आए सो ऑर्डर कर सकते हैं, या जो भी शक्ति निहित है उसके लिए कोई मापदंड या पैमाना नहीं है, जब जैसा हो ऐसा कर दिया जाए, ऐसा नहीं। उसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है, जिसका भी प्रावधान सीपीसी के अंतर्गत ही किया गया है। इसलिए जब आप शक्ति का उपयोग करेंगे तो कहाँ कहाँ उसमें अवरोध है या रुकावट है, या कहाँ पर उसको लगाम लगाया गया है, उसको भी जानना और समझना जरूरी है। तो इसी क्रम में आज का ये लेक्चर होगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे जो विधि व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति या न्यायिक पदाधिकारी हैं, वो सब लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम उस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आप लोग को कोई डिफिकल्टी नहीं हो। तो चेक एंड बैलेंस इसलिए इसका हेडिंग हमने दिया है कि आपकी जो शक्तियां हमने 2 लेक्चर में पिछले सीरीज में बताया है, उसका इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस शक्ति को इस्तेमाल करने में हमारे रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं, और उन रुकावटों या बाधाओं को देखते हुए भी हमको शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सेक्शन 9 सीपीसी में सिविल कोर्ट को विस्तृत पावर है किसी भी तरह के सिविल नेचर के डिस्प्यूट को डिसाइड करने का, उससे संबंधित विवाद का निपटारा करने का। तो उसी क्रम में आप ये देखेंगे कि सबसे पहला जो चेक एंड बैलेंस है उसके लिए सेक्शन 10 है सीपीसी का, जिसको कि रेस सब जुडिस कहा जाता है। रेस सब जुडिस का मतलब हुआ कि जो विवाद है वो अभी न्यायालय में लंबित है, उसकी सुनवाई नहीं हुई है, या सुनवाई अगर हुई है तो निर्णय नहीं हुआ है, निर्णय के लिए अभी लंबित है। तो ऐसा वाद जो दीवानी वाद न्यायालय में न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत न्याय हेतु अंतिम निर्णय हेतु लंबित है, उसको लैटिन में रेस सब जुडिस कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो विवाद है वो न्यायालय के समक्ष अभी वर्तमान है, उसका निराकरण नहीं हुआ है। और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 11, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं रेस जुडिकेटा। ये भी लैटिन वर्ड है। रेस जुडिकेटा का मतलब होता है जो विवाद है उसको अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया न्यायालय के निर्णय द्वारा। यानी कि जब हम रेस सब जुडिस की बात करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि एक दीवानी वाद न्यायालय में अभी निर्णय हेतु लंबित है, किसी भी स्टेज में हो सकता है। या तो वो अभी तुरंत नया वाद दायर हुआ है, या उसमें आगे की प्रक्रिया हो गई है, प्रतिवादी हाजिर हो गया है, या प्रतिवादी अभी हाजिर नहीं हुआ है, या हाजिर होकर प्रतिवादी ने बयान तहरीर दे दिया है, बयान तहरीर देने के बाद इशू फ्रेम हो गया है, इशू फ्रेम होने के बाद गवाही भी हो गई है, बहस भी हो गया है, और निर्णय नहीं हुआ है। तो भी निर्णय होने के पहले तक की जितनी प्रक्रिया होती है किसी भी दीवानी वाद को निष्पादित करने के लिए, वो सब प्रक्रिया जब तक न्यायालय में लंबित है तब तक सेक्शन 10 जो धारा 10 है सीपीसी का, इसका जो चेक एंड बैलेंस आपका जो अधिकार क्षेत्र है, जो शक्ति आपको प्रदत्त की गई है, उसमें एक रुकावट पैदा करती है। वो रुकावट क्या है और वो कब रुकावट पैदा होती है? जबकि
दूसरा वाद आपके सामने आ जाए और पहला वाद आपके न्यायालय में या अन्य सक्षम न्यायालय में वही दोनों पक्षकारों के बीच में उसी विवादित संपत्ति के लिए या जो कॉज ऑफ एक्शन पहले वाद में था वही कॉज ऑफ एक्शन दूसरे वाद में है, तो जब तक पहला वाद का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक दूसरा वाद में आगे की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है। जिस स्टेज में है उसी स्टेज में वो स्थगित रहेगा। इसी को बोलते हैं रेस सब जुडिस, जिसका कि उपयोग में आप लोग बराबर इस्तेमाल करते हैं कि जब एक ही पक्षकार के बीच में दोनों वादों में पक्षकार एक ही है या उनसे जो पक्षकारों हैं उनके वारसान या उनसे स्वतः अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के बीच में है, उसको वर्ड में यूज किया गया है लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। जैसे कि ए और बी के बीच में विवाद है और वो विवाद जिस वाद में है वो वाद अभी लंबित है और दूसरा वाद जो आया वो ए का लड़का और बी का लड़का के बीच में आया, या ए ने किसी को बेच दिया उसी संपत्ति को और बी ने भी किसी को बेच दिया उसी संपत्ति को, मान लीजिए सी और डी को, तो दूसरा वाद सी और डी के बीच आ गया। या अगर कोई डोनेट कर दिया तो डोनी है, तो जो ओरिजिनल पार्टी है, जो ओरिजिनल पक्षकार है, मूल पक्षकार पहला मुकदमा में है, उससे जो स्वत्व और अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा पक्ष है वो या तो उसका वारिस है यानी कि एयर्स है, जो कानूनन उसको सक्सेशन के राइट से उसको टाइटल पास ऑन हो गया है, या वो उसका ट्रांसफरी हो। ट्रांसफरी का मतलब डोनी भी हो सकता है, लीगेटी भी हो सकता है और वेंडी भी हो सकता है, जिससे कि राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। उसका असाइनी भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एक्सिक्यूटर भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जहाँ पर इंटरेस्ट कन्वे किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के पक्ष में, तो उसी को कहते हैं लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। मतलब ओरिजिन ऑफ टाइटल दोनों केस में एक ही है। पहला केस में ए का ओरिजिनल टाइटल होल्डर है और दूसरा पक्ष जो है बी है उसका ओरिजिनल टाइटल होल्डर, वो क्लेम करता है कि हमारा टाइटल कैसे है। और दूसरा बात जो आया उसमें दोनों जो ओरिजिनल टाइटल होल्डर है, या तो पहला वाद में ए और बी जो पक्षकार है वही दूसरा वाद में ए और बी पक्षकार बन गए हैं, तो वो भी। और अगर ए और बी ने का कोई ट्रांसफरी है दूसरा वाद में तो वो भी एक ही माना जाएगा कि दोनों पक्षकारों के बीच है, यानी कि आइदर बिटवीन द सेम पार्टी और द पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। ये टर्मिनोलॉजी को लेजिस्लेचर ने सेक्शन में इस्तेमाल किया है। तो दोनों का लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे सेक्शन 10 का और सेक्शन 11 का, तो दोनों में वर्ड बाई वर्ड सिमिलरिटी है। दोनों का टर्म्स एंड कंडीशंस एक ही है कि कब, सिर्फ डिस्टिंग्विश फीचर है सेक्शन 10 और 11 में कि जो सेक्शन 10 में जो परिस्थिति दी हुई है, जो शर्तें उसमें दी हुई है कि सेक्शन कब अप्लाई करेगा, वो सभी शर्त सेक्शन 11 में भी सेम ही है। एक ही अंतर है कि रेस सब जुडिस में मुकदमा पेंडिंग है और रेस जुडिकेटा में वो फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड है। तो फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड में कभी कभी लोग भूल कर जाते हैं। फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड का मतलब है कि जजमेंट होने के बाद या तो अपील हुआ, अपील के बाद सेकेंड अपील हुआ, या जहां तक पार्टी गया सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो सारा फैसला हो गया, अंतिम निर्णय हो गया, अब आगे कोई बचा हुआ नहीं है, तब वो फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड माना जाएगा। या दूसरी स्थिति ऐसी है कि कोई पक्ष ने अपील ही नहीं किया, या प्रथम अपील किया उसके बाद द्वितीय अपील नहीं हुआ, या द्वितीय अपील किया, द्वितीय अपील के बाद उसका निर्णय हुआ बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में वो निर्णय जो पहले दिया जा चुका है वो अंतिम निर्णय कहलाएगा। तो उसी को
heard and finally decided। अगर मान लीजिए कि सेक्शन 11 का एप्लीकेशन करना है रेस जुडिकेटा का, तब कोई अगर वाद है जो अभी अपलेट स्टेज में पेंडिंग है या सेकंड अपलेट स्टेज में पेंडिंग है, तो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करेगा, तब रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। यानी कि दोनों में फर्क क्या है? तो न्यायालय के अधिकार के ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस है? चेक एंड बैलेंस ये है कि अगर पहला मुकदमा में जो पक्षकार है या जो कॉज ऑफ एक्शन है या जो विवादित संपत्ति है, उससे संबंधित दूसरे मुकदमा में भी अगर विवाद है तो पहला मुकदमा स्थगित रहेगा। माने न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है उसको कर्टेल किया गया है एक अंश तक, पूर्णतः नहीं। वो मुकदमा जहां है वहीं रहेगा, वो डिसमिस नहीं हो सकता है, लेकिन उसका ट्रायल नहीं होगा। इसलिए उसको कहते हैं कि पहला मुकदमा जो है वो चलेगा और दूसरा मुकदमा स्टे रहेगा। यानी कि बाद में जो फाइल हुआ उसी सेम मुकदमा है, पार्टी सेम है या लिटिगेटिंग अंडर सेम पार्टीज है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम प्रॉपर्टी है, अगर ये सिमिलरिटी है और जो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है क्या क्या होना चाहिए, अगर वो सारी स्थिति दूसरे वाद में है तो फॉर्मर सूट प्रोसीड करेगा और लेटर सूट जो है वो स्टे रहेगा। माने जो बाद में फाइल हुआ नया मुकदमा वो स्थगित रहेगा। न्यायालय का एडजुडिकेशन का पावर है, ये पावर रहते हुए भी न्यायालय उसको एडजुडिकेट नहीं करेगा। यानी कि अगर गवाही नहीं हुई है तो गवाही नहीं लेगा, अगर गवाही हो गई है तो बहस नहीं सुनेगा, अगर बहस हो गया है और ये न्यायालय के नोटिस में आ गया कि दूसरा ये पहला इससे पहले का एक मुकदमा है और सेम तरह का मुकदमा है, ये पार्टी सेम है, तो जिस समय न्यायालय के संज्ञान में पहले मुकदमा के बारे में बात आएगी और वो पहला मुकदमा भी लंबित अगर है तो सेक्शन 10 के अंतर्गत वो स्थगित हो जाएगा। तो फॉर्मर सूट शैल प्रोसीड एंड लेटर सूट शैल बी स्टेड। वो दूसरा सूट है जो पड़ा रहेगा जब तक कि पहला सूट का निराकरण नहीं हो जाता है। अगर मान लीजिए कि क्यों ऐसा बनाया गया? ऐसा इसलिए बनाया गया कि अगर पहला मुकदमा में निर्णय ए और बी के बीच में, जैसा मैंने कहा कि ए के पक्ष में निर्णय आ गया, तो वो ए का ही जो वारिस है या ए से जो इंटरेस्ट डिराइव करता है दूसरा मुकदमा में, बाद वाले मुकदमा में, तो वो फैसला उसके ऊपर बाध्यकारी हो जाएगा। यानी कि दूसरा मुकदमा को फिर लड़ने की आवश्यकता नहीं, वो जजमेंट के हिसाब से ये मुकदमा रेस जुडिकेटा अप्लाई कर जाएगा। जब उसका निर्णय हो जाएगा तो वो इशू डिसाइडेड हो गया, या तो अगर अपील उसका कंटिन्यूएशन हो गया तो ये दूसरा का फिर स्टे हो जाएगा अपील से, अगर कोई अपील नहीं हुआ फाइनल हो गया तो रेस जुडिकेटा अप्लाई कर जाएगा। तो किसी भी सूरत में दूसरा मुकदमा को एडजुडिकेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, या तो स्टे रहेगा या डिसमिस हो जाएगा। तो उस दोनों सेक्शन जो है सिविल कोर्ट के पावर को कर्टेल किया जाता है। समझ गए? अब दूसरा एक और पावर के ऊपर चेक एंड बैलेंस का सेक्शन है, वो सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है कि सीपीसी में बहुत सारे रूल्स हैं जो ऑर्डर के साथ रूल बने हुए हैं। अगर किसी भी रूल में किसी भी वाद के वादी को यानी कि प्लेंटिफ को नया मुकदमा दायर करने से रोका गया है किसी खास परिस्थिति में, ऐसा कई जगह प्रावधान आपको मिलेगा सीपीसी में। अगर वो रूल के द्वारा नया मुकदमा करने में उसको रोक दिया गया है तो नया मुकदमा अगर वो दायर कर देता है उस रोक के बावजूद और कोर्ट के संज्ञान में आया, या तो सुओ मोटो कोर्ट को पता चल जाए या किसी पक्ष के द्वारा उसके बारे में जानकारी दी जाए, मौखिक दी जाए, लिखित दी जाए, किसी भी आधार पर, तो कोर्ट क्या करेगा
वो सूट को डिसमिस कर देगा, आगे उसके पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, या जब तक कि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो उसको लंबित कर देगा और उसके बारे में वो जांच करेगा कि जो पार्टी कह रहा है कि इस आधार पर ये वाद चलने योग्य नहीं है, उससे संबंधित जो निर्णय है पहले का, या कोई डॉक्यूमेंट है उस संदर्भ में, या किसी न्यायालय का कोई आदेश है, वो सब को वो छानबीन करने के बाद आदेश पारित कर सकता है। तो सेक्शन 12 भी है जो सिविल कोर्ट के शक्ति को चेक करने के लिए एक प्रावधान है। उदाहरण के लिए समझने के लिए आपको बताते हैं कि ऑर्डर 9 जो है, ऑर्डर 9 पहले के लेक्चर में बता चुके हैं, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस है, जिसके बारे में बता दिए कि कब एक्स पार्टी होगा, कब डिसमिस फॉर डिफॉल्ट होगा। प्लेंटिफ का डिफॉल्ट होगा तो डिसमिस हो जाएगा, डिफेंडेंट का डिफॉल्ट होगा तो एक्स पार्टी हो जाएगा। तो अगर कोई सूट डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया ऑर्डर 9 रूल 8 में, तो उसी में लिखा हुआ है कि प्लेंटिफ को क्या रेमेडी है, वो उसका रिस्टोरेशन रूल 9 में फाइल कर सकता है, ऑर्डर 9 रूल 9 में, लेकिन वो फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता, तो फ्रेश सूट वहां पर बार्ड है। उसी तरह से ऑर्डर 23 में एबंडनमेंट और कॉम्प्रोमाइज के बारे में प्रावधान बना हुआ है कि कोई भी पक्ष अपना क्लेम को या डिफेंस को एबंडन कर सकता है, या पार्ट एबंडन कर सकता है, या फुल एबंडन कर सकता है, या कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो खास करके कॉम्प्रोमाइज में दो तरह का कॉम्प्रोमाइज होता है, एक अनकंडीशनल बिना कोई शर्त कर, एक विड्रॉवल, सूट विड्रॉवल में एबंडन भी कर सकता है, सूट विड्रॉ भी कर सकता है, और सूट का पार्शियल विड्रॉवल भी हो सकता है, पार्शियल अमेंडमेंट होता है। पार्शियल इन दी सेंस की पार्टी 10 पार्टी है, उसमें से 2 पार्टी के अगेंस्ट में विड्रॉ कर सकता है, 10 प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में विड्रॉ कर सकता है। तो पार्शियल अबेंडनमेंट होता है, पार्शियल विड्रॉवल होता है। तो जहां पर कि पार्शियल है या फुल है, लेकिन वो विड्रॉवल अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल विड्रॉवल है, तो फिर उसी काउज ऑफ एक्शन पर दूसरा सूट वो प्लेंटिफ नहीं ला सकता। तो ये भी एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। अगर ये चेक एंड बैलेंस नहीं रहता तो किसी वजह से कोई, अगर उसको डिफेक्ट है, कमजोरी है, उसको छिपाने के लिए उसको विड्रॉ कर लिया, फिर दूसरा फाइल कर देता, वो लिबर्टी उसको लेना पड़ेगा। अगर विथ द लीव ऑफ द कोर्ट वो विड्रॉ करता है, तब वो दूसरा सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि कोर्ट ने उसको लीव दिया। और लीव देने के लिए सर्टेन कंडीशंस हैं जो ऑर्डर 23 में लिखा हुआ है कि कब लीव देगा। अगर वो कंडीशन है तो कोर्ट लीव देगा, लीव देना चाहिए, और बहुतों केस में लीव मिलता है, वो परिस्थिति वैसी रहती है तो लीव मिलता है। उसी तरह से आपको जो है एक्सक्यूशन का चैप्टर ऑर्डर 21 है, उसमें भी है। ऑर्डर 21 में है कि अगर डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो जाएगा या एक्स पार्टी हो जाएगा तो उसका रेमेडी ऑर्डर 21 में ही लिखा हुआ है। रूल 105 और 106 में वो कंप्लीट कोड एक तरह से अपने आप में कंप्लीट है। अब वैसा अगर कोई सिचुएशन है, को ऑर्डर हो गया, तो उसको हम फिर जो है सूट में नहीं चैलेंज कर सकते, उसमें भी सूट बार्ड है। अगर कोई सूट आ गया तो वो न्यायालय के ऊपर चेक एंड बैलेंस करने के लिए प्रावधान आ जाएगा। उसी तरह से और है ऑर्डर 21, रूल 97, 98, 99, ये सब में जो ऑब्जेक्शन फाइल होता है उसका एडजुडिकेशन होता है, वो 101, 2 और 3 रूल जो है ऑर्डर 21 का, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो सूट के तरह ही होगा, वो मिसलेनियस प्रोसीडिंग होगा, लेकिन उसका जो जजमेंट होगा वो डिग्री होगा, और वो डिग्री सूट के तरह माना जाएगा, तो उसका अपील हो सकता है, लेकिन फ्रेश सूट फिर नहीं हो सकता। अगर ऑर्डर 21 रूल 97 में मिसलेनियस केस में कोई हार जीत गया, तो जो पार्टी उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है वो सिविल कोर्ट में आके टाइटल सूट डिक्लेरेशन का फाइल कर दे तो उसका सूट नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सेक्शन 12 में प्रावधान बना दिया, जनरल प्रावधान है कि जहां कहीं भी सीपीसी में बाई रूल अगर कोई प्रावधान बनाया गया है
कि प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूडेड टू फाइल फ्रेश सूट, तो वो पावर ऑफ द सिविल कोर्ट पर एक चेक एंड बैलेंस किया गया है। अगर वैसी स्थिति रहेगी तो सिविल कोर्ट उस पर्टिकुलर सूट को इंटरटेन ही नहीं करेगा। और अगर पहले से इंटरटेन हो चुका है, गलती से अनजाने में कोर्ट के नोटिस में फैक्ट नहीं रहने के कारण, तो उसको या तो डिसमिस कर देगा या प्लेंट रिटर्न कर देगा कि इट इज नॉट मेंटेनेबल। उसको रिटर्न भी कर सकता है और दूसरा वो डिसमिस भी कर सकता है। एक सेक्शन और है, सेक्शन 21A। तो आप जानते हैं कि ये सब जुरिडिक्शन वाला है कि सिविल कोर्ट को कहाँ कहाँ जुरिडिक्शन है। सेक्शन 16 से लेकर के 21 तक के सब जुरिडिक्शन है, किस कंडीशन में कहाँ सूट फाइल होगा। तो 21A है प्लेस ऑफ सुइंग के ऊपर है। तो इसमें भी दिया हुआ है कहाँ कहाँ होगा। इसको भी सिविल कोर्ट की जो शक्ति है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस के रूप में लिया जा सकता है। इसमें जो है सेक्शन 21A बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये शक्ति पर अंकुश लगाने का एक खास प्रावधान है। वो क्या है कि अगर पहला न्यायालय जो है जहां पर कि कोई वाद का निराकरण हुआ और उस न्यायालय को जुरिडिक्शन के आधार पर क्षेत्राधिकार नहीं था और न्यायालय ने निर्णय दे दिया जाने अनजाने में गलती से, तो इस आधार पर अगर कोई दूसरा मुकदमा आता है कि वो डिक्री जो न्यायालय का है गलत है, उसको सेट असाइड कर दिया जाए। क्योंकि सूट ऑफ सिविल नेचर में सिविल कोर्ट को ये भी पावर है कि किसी भी पदाधिकारी का या किसी अन्य ट्रिब्यूनल का और कोर्ट का आदेश को सिविल कोर्ट में चैलेंज किया सकता है। उसके लिए रिलीफ ऑफ डिक्लेरेशन या उस ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए सूट आ सकता है, बशर्ते कि उस पर्टिकुलर एक्ट के तहत वो सूट बार्ड नहीं हो, सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बार्ड नहीं किया हो, तो आ जाएगा। उसी तरह से अगर कोई जुरिडिक्शन नहीं था कोर्ट का, सिविल कोर्ट का ही, और जुरिडिक्शन नहीं रहते हुए कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो उसको चैलेंज कर सकते हैं इस ग्राउंड पर कि कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं था, तो जजमेंट इज विदाउट जुरिडिक्शन। तो बहुत से मामले में विदाउट जुरिडिक्शन जजमेंट सेट असाइड हो जाता है। लेकिन अगर वो जुरिडिक्शन के मामले में है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के मामले में अगर है, तब ये नहीं होगा, सेट असाइड नहीं होगा ऑन दिस ग्राउंड। तो उसके लिए सेक्शन 21A है। ये पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है, बाई अमेंडमेंट 1977 में जोड़ा गया है। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है नो सूट शैल लाई, मतलब वो सूट दायर ही नहीं हो सकता है। तो कोर्ट का ड्यूटी क्या है, जैसे ही दायर होगा वैसे ही देखेगा, वो वापस कर देगा कि नहीं सूट आपका चलेगा। नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ ए डिक्री passed in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। तो जो रेस जुडिकेटा रेस सब जुडिस में सेम वर्ड्स यूज किया गया वो यहाँ भी यूज किया गया। ऑन एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ स्विंग। तो प्लेस ऑफ स्विंग सेक्शन 16 से लेकर 21 में दिया हुआ है किस तरह की परिस्थिति में कहाँ मुकदमा होगा, और उसके कॉन्ट्ररी अगर कोई मुकदमा डिसाइड हो गया पहले मुकदमा में और फिर दूसरा मुकदमा इसी ग्राउंड पर आ गया कि विदाउट जुडिक्शन है, तो ये नहीं चलेगा। तो ये भी न्यायालय का जो पावर है उस पर एक चेक एंड बैलेंस है। क्योंकि अगर ये चेक एंड बैलेंस नहीं रहता तो
कोई भी व्यक्ति इस पावर को मिसयूज करता कि सिविल कोर्ट को तो अधिकार ही है दूसरा मुकदमा तुरंत ले आता कि उस डिग्री को सेट असाइड कर दिया जाए, और सेट असाइड कराने का प्रमा फेसी ग्राउंड भी रहता कि देखिए ये सूट फाइल होना चाहिए था दिल्ली में, आई फाइल हो गया पटना में, तो पटना कोर्ट को दिल्ली के प्रॉपर्टी का कोई जुडिक्शन ही नहीं था, बहुत आसानी से सेट असाइड हो जाता। तो इसलिए यहां बनाया गया। उसी तरह से सेक्शन 39 सब क्लॉज 4 है। सेक्शन 39 सब क्लॉज 4, सेक्शन 39 में पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि पावर ऑफ एक्सक्यूशन है, उसके बारे में सेक्शन 39 में दिया गया। तो इसमें भी है कि अगर कोई डिग्री एक्सक्यूशन के लिए है, सपोज करिए कि पटना में किसी कोर्ट सिविल कोर्ट के द्वारा एक डिग्री पास किया गया, तो उसमें उसको एक्सक्यूशन का जुडिक्शन कहाँ कहाँ है, तो जो उसका ट्रायल के लिए क्षेत्राधिकार था, एक्सक्यूशन के लिए वही क्षेत्राधिकार है। लेकिन पता चला कि उसमें पटना के प्रॉपर्टी के अलावा एक गया की भी प्रॉपर्टी थी, तो ट्रायल करने का क्षेत्राधिकार था उसको, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी पटना में है, कुछ प्रॉपर्टी गया में है, तो दोनों प्रॉपर्टी जहां है दोनों कोर्ट को क्षेत्राधिकार है। अभी पार्टी का ऑप्शन है प्लेंटिफ का कि दो में से वो गया में भी सूट फाइल कर सकता था और पटना में कर सकता था। तो फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द सूट, ट्रायल के लिए, सूट को ट्राई करने के लिए सिविल कोर्ट को पावर है कि कुछ प्रॉपर्टी उसके टेरिटोरियल क्षेत्र में है और कुछ प्रॉपर्टी बियॉन्ड टेरिटोरियल क्षेत्र में है, तो भी उस पर उसका जुडिक्शन हो जाता है फॉर एडजुडिकेशन, उसका निर्णय करने के लिए। जो उसमें रिलीफ मांगा गया है उससे संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न हुआ है उसका निर्णय करने के लिए। लेकिन जब डिग्री पास हो जाएगी तो उसी पटना कोर्ट को गया में जाकर के एक्सक्यूशन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए जो डिग्री पटना कोर्ट का है वो ट्रांसफर किया जाएगा गया कोर्ट को, और जब गया कोर्ट में डिग्री ट्रांसफर हो जाएगा तो उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो संपत्ति है, तो वहां एक्सक्यूशन होगा। अगर यहाँ पर हम एक्सक्यूशन करेंगे तो वो गलत है। तो कोर्ट के जो एक्सक्यूशन का अधिकार सेक्शन 39 में दिया हुआ है उस पर एक ही बैलेंस है, सब क्लॉज 4। उसी तरह से एक सेक्शन 56 है, धारा 56। तो आप पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि सिविल कोर्ट को भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने का अधिकार है, और वारंट ऑफ अरेस्ट वो थर्ड पार्टी को भी कर सकता है और डिफेंडेंट के लिए भी कर सकता है, अलग अलग परिस्थिति में जिसका अलग अलग प्रावधान है। तो उसका एक अपवाद है। तो ये जो हम आज इस लेक्चर में बता रहे हैं, आप ये भी समझ सकते हैं कि जो जो शक्तियां व्यवहार न्यायालय को प्रदत्त की गई है विभिन्न धाराओं के अंतर्गत, उसका अपवाद ये है, या तो उसको चेक एंड बैलेंस माने या उसका अपवाद माने वो शक्ति इस पर्टिकुलर संदर्भ में जो अभी हम बात कर रहे हैं इसके संबंध में वो शक्ति लागू नहीं हो सकती है। उसी तरह से धारा 56 है, अरेस्ट का जो पावर है उसको कर्टेल किया गया है कि किसी भी तरह के उल्लंघन हेतु यहां पर जो है वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने का पावर सिविल कोर्ट को दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई मनी डिग्री है, मनी डिग्री मतलब रुपये का डिग्री हो, चाहे उसका बेसिस जो हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या और किसी प्रकार का ड्यूज हो, मनी डिग्री पास हो गया है और कोई महिला है तो उस मनी डिग्री के एक्सक्यूशन में महिला के विरुद्ध वारंट नहीं हो सकता। यह सेक्शन 56 कहता है। नेक्स्ट जो चेक एंड बैलेंस है वो सेक्शन 82 में, सेक्शन 82 कहता है कि
अगर कोई डिग्री पास हो गया है यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, तो उसका एक्सक्यूशन कैसे होगा? तो उस पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है। उस रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 82 में दिया हुआ है। तो जहां पर यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट, इन लोग के विरुद्ध अगर इजराई करना है तो वो स्थिति जो सेक्शन 82 में वर्णित है वो है कि नहीं, ये न्यायालय को देखना होगा। तो वो जैसे ही अगर किसी इजराई में यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर पार्टी है इजराई में, तो ये प्रावधान 82 देखने के बाद ही किया जा सकता है। और लास्ट में 3 सेक्शन है, 132, 33, 34, 35, 4 सेक्शन। ये 4 सेक्शन में सर्टेन एग्जेम्पशंस है कि किस किस पर वो बड़े बड़े डिग्निटरीज वगैरह, उनके ऊपर वो सब शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उसके बारे में ये 4 सेक्शन है। तो आज के इस लेक्चर में आप ये समझ गए कि सीपीसी के अंतर्गत निहित शक्तियों पर भी चेक एंड बैलेंस है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे कानून हैं, यानी कि स्टैच्यूट है, स्टैच्यूटरी लॉ है, या तो स्टेट लॉ हो या यूनियन लॉ है, उसके अंतर्गत भी बहुत तरह का रिस्ट्रिक्शन सिविल कोर्ट के जुडिक्शन को इस्तेमाल करने के लिए है। तो अगर उस तरह का कोई विवाद आता है तो वो भी सिविल कोर्ट को देखना चाहिए। अगर वहां से उसका क्षेत्राधिकार को कर्टेल किया गया है या उसके अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक लगाया गया है, तो किस हद तक और किस स्थिति में रोक लगाया गया है, ये भी जानना जरूरी है। तो आप इसके लिए जान लीजिए कि एक जैसे उदाहरण स्वरूप बताते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, जो चकबंदी अधिनियम है, उसके अंतर्गत एक सेक्शन 4B है। उस सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार जो है और जो शक्तियां हैं उसको वो रोकता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है सिविल कोर्ट। यानी कि अगर किसी इलाके में चकबंदी प्रारंभ हो गई, यानी कि नोटिफिकेशन चकबंदी प्रारंभ करने का धारा 3 चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत हो गया, तो सेक्शन 4B चकबंदी अधिनियम का कहता है कि कोई कोर्ट में सिविल सूट नहीं चलेगा। सिविल कोर्ट में वो सूट फाइल ही नहीं हो सकता। अगर फाइल होगा तो कोर्ट लेगा नहीं। अगर गलती से फाइल हो गया है तो दूसरा सेक्शन 4C बना दिया गया है, तो वो वेट कर जाएगा, मानो वो चलेगा नहीं, मुर्दा हो जाएगा। तो वो भी सिविल कोर्ट के शक्ति पर रोक है। इस तरह से बहुत सारे एक्ट है, जैसे बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, उसमें भी कुछ धारा है जिसमें कि उस एक्ट के तहत किसी पदाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया है तो वो सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है। फिर लैंड सीलिंग एक्ट, बिहार लैंड रिफॉर्म्स, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्ट 1961 के तहत भी कुछ ऐसा आदेश है जो सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, तो भी चेक एंड बैलेंस है। उसी तरह से बिहार टेनेंसी एक्ट, जो पहले बंगाल टेनेंसी एक्ट था 1887 का, जो कि पूरा टेनेंसी लॉ को डील करता है, उसमें भी कुछ ऐसी धाराएं हैं जो सिविल कोर्ट के शक्ति को रोकती है या कम करती है या अवरुद्ध करती है। फिर बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट, उसमें भी कुछ धारा ऐसा है जो सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कमजोर करता है या रोकता है या बाधित करता है। फिर एक और एक्ट है बिहार प्रिविलेज पर्सन होमस्टेड टेनेंसी एक्ट, उसके तहत अगर किसी प्रिविलेज टेनेंट को कोई रैयती पर्चा इशू हो गया है तो उसको भी बहुत से लोग सिविल कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, या जो टाइटल होल्डर है और रैयती पर्चा होल्डर है उसके बीच में विवाद हुआ तो उस प्रावधान को भी चैलेंज करते हैं, पर्चा को भी चैलेंज करते हैं। तो उसमें भी एक रोक लगा हुआ है सिविल कोर्ट के ऊपर कि किस तरह के आदेश को सिविल कोर्ट देखेगा, कब देखेगा और कब नहीं देखेगा।
फिर एक एक्ट और है, बिहार पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, उसके तहत भी सेक्शन 45 है, जिसमें कि रोक लगा दिया गया है कि सिविल कोर्ट पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत जो भी आदेश पारित होगा उसके अगेंस्ट में अगर कोई उस ऑर्डर को चैलेंज करता है, सिविल कोर्ट में प्रेयर करता है सेट असाइड करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए, तो सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। फिर और बहुत सा एक्ट बना है, जैसे सरफेसी एक्ट, जो बैंक के लिए बैंकिंग लॉज के अंदर वो आया है सरफेसी एक्ट, उसमें भी जो भी आदेश उस एक्ट के तहत पारित करेगा, जो सक्षम पदाधिकारी है उसको ऑथराइज अफसर बोलते हैं, वो भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है। फिर कंपनीज एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, कंज्यूमर एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट है, ग्राम पंचायत राज एक्ट है और बिहार लैंड ट्रिब्यूनल एक्ट है। ये बहुत सारा एक्ट है और इसके अलावे भी हो सकता है, ये कुछ उदाहरण स्वरूप मैंने आपके सामने रखा। ये सब में भी कहीं न कहीं प्रावधान बना हुआ है जहाँ पर कि सिविल कोर्ट की जो असीम शक्ति है उस पर थोड़ा थोड़ा लगाम लगाया गया है। तो जब वैसा सिचुएशन आएगा तो वो एक्ट को देखना पड़ेगा, उस एक्ट में जो सेक्शन है जो सिविल कोर्ट के पावर के ऊपर एक इम्बार्गो पैदा करता है, उस इम्बार्गो का क्या क्या कंडीशंस है वो देखने के बाद तब निर्णय लिया जाएगा कि सिविल कोर्ट इसमें आगे प्रोसीड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आज का ये जहाँ तक सवाल है, व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ, वो 2 पार्ट में आप सुन चुके हैं। आज उस पर लास्ट और अंतिम पार्ट ये था कि चेक एंड बैलेंस कैसे होगा। अब इसके बाद अगला लेक्चर में आपको मिलेगा जो कि इनहेरेंट पावर, शक्ति की जब बात हुई और सेक्शन 151 के बारे में चर्चा नहीं हो तो ये भी अधूरा रह जाएगा लेक्चर, इसलिए सेक्शन 151 पर थोड़ी विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है। पिछले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं कि वो कोई अलग से पावर नहीं देता बल्कि पावर को सेव करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहा। आप लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और फिर अगले लेक्चर के लिए आप इंतजार करें। अगला लेक्चर एक्सक्लूसिवली सेक्शन 151 सीपीसी के ऊपर होगा। इनहेरेंट पावर कब कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है या कब नहीं किया जा सकता है, किन किन मामलों में इस्तेमाल किया जाता है, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। दैट इज ऑल।